नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम देख रहे हैं उपन्यास झूठा सच। इसमें लगभग हमने 57-58 भाग देखे हैं और आज अगला भाग देखने जा रहे हैं। इसके पहले भाग में हमने देखा कि जो किशोर चंद है वहाँ जो है जालंधर में पुरी के पास पुरी को मिलने के लिए आया है। वहाँ इसलिए आया है कि जो किशोर चंद है वह कह रहा है कि शीलो को तारा ने कहाँ पर रखा है, वो मायके पहुँच गई है या नहीं पहुँच गई है यह भी पता या नहीं है, तारा ने उसको कहाँ ले गई है। यहाँ तक हमने देखा था और इसके आगे का अभी भाग देखेंगे। किशोर चंद बहुत परेशान था। उसने बताया 3 बरस से शीलो या मोहनलाल का कोई पत्र, यानी 3 साल से मोहनलाल और शीलो जो है मोहनलाल की पत्नी थी, उनका 3 साल से कोई पत्र नहीं मिला। और पत्र लिखने पर पत्र लिखता था लेकिन इसकी कोई उत्तर भी नहीं आता था क्योंकि वह उस जगह पर नहीं थी शीलो। मोहनलाल के पिता जय किशन का पत्र आया था। उसने पत्र में क्रोध प्रकट किया था, यानी वह मोहनलाल का पिता का नाम जो है जय किशन है और जय किशन का पत्र आया था और उसने क्रोध प्रकट किया था कि शीलो ससुराल लौटने पर कोई पत्र नहीं मिला या कोई संदेश नहीं पहुंचा है कि मैं ससुराल पहुंच गई हूं। लड़की को फौरन नहीं लौटाया जाएगा तो मोहनलाल का दूसरा ब्याह कर लेंगे। यानी वह मोहनलाल के पिता लाल जी का कहना है कि शीलो को तुरंत नहीं लौटाया तो मोहनलाल का दूसरा विवाह करेंगे, फिर हमारी लड़की के बारे में उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। यानी वह कहते हैं कि फिर लड़की के बारे में कोई जिम्मेदारी रहेगी शीलो के बारे में, ऐसा वे बता रहे हैं। समधी का पत्र पाकर राम जोया कुछ समझ नहीं पाए, हैरान थे लड़की 3 बरस से कहाँ थी। यानी राम जोया की जो लड़की यानी चचेरी बहन पूरी की, वह 3 साल से उधर नहीं है पति के घर पे, और यह बात पता चली तो वहीं का वह खड़बड़ा गए, यानी परेशान हो गया और यहाँ पर आए। स्थिति जानने के लिए उन्होंने किशोर चंद को तुरंत दिल्ली भेज दिया, यानी उन्होंने खबर जानने के लिए किशोर चंद को तुरंत दिल्ली भेज दिया था। मोहनलाल बहुत नाराज़ था। उसने कहा वह पत्र का क्या उत्तर देता, शीलो ने उसे कब पत्र लिखा। यानी वो मोहनलाल कहता कि मैं उसके पत्र आया तो उत्तर देता, क्या उत्तर देता, पत्र ही नहीं मिला। उसे गए 3 बरस हो गए। बार बार मायके जाने के लिए जिद करती थी, रोज़ झगड़ा खड़ा कर देती थी, उसे छुट्टी नहीं मिल सकती थी। यानी वह जो मोहनलाल है उसको छुट्टी नहीं मिलती थी और वह मायके जाने के लिए झगड़ा करती थी, यह ऐसा बता रहा है मोहनलाल। वह मान गया कि अगले रविवार सुबह गाड़ी पर चढ़ा देगा। यानी मोहनलाल ने कहा था कि शीलो को कि अगली सुबह उसको गाड़ी में बिठा देगा। शीलो से कह दिया था कि मायके में खबर दे दे कि उसे स्टेशन पर मिल जाए। यानी वो मोहनलाल ने कहा था कि शीलो को तू मायके में खबर देना कि मुझे स्टेशन पर ले जाने के लिए आए। मोहनलाल शुक्रवार सांझ दफ्तर से लौटा तो कोठरी की किवाड़ों पर ताला लगा होता। यानी मोहनलाल जब शुक्रवार को सांझ के समय शाम के समय लौटा तो कोठरी पर ताला था क्योंकि वह तारा के साथ चली गई थी। पड़ोसियों ने उसे कुंजी दी और बताया कि शीलो की बहन आई थी। वहीं शीलो और बच्चों को टैक्सी पर बैठाकर ले गए। यानी वो पड़ोसियों ने बताया कि शीलो की बहन आई थी और वो बहन उसको ले गई है। तारा के विषय में सुनकर किशोर चंद को विश्वास नहीं हुआ था। मोहनलाल ने उसे बताया। यानी तारा के बारे में सुनकर किशोर चंद को विश्वास नहीं होता क्योंकि सभी को पता था कि तारा जो है ससुराल में आग लगी थी और उसमें वह मर गई थी, मृत्यु हो गया था। तारा ससुराल के घर में मरी नहीं थी, बच गई थी। तारा शीलो को ले जाने से कुछ दिन पहले भी मिलने आई थी। यानी तारा जो है वहाँ पर मोहनलाल ने बताया राम जोया और किशोर चंद को, वहाँ उसको दिल्ली में है और वहाँ उसको पहले भी मिलने आई थी। तारा ने शीलो को बताया था कि उसने किसी सरकारी दफ्तर में नौकरी कर ली थी। यानी तारा ने जो बताया था किसी सरकारी दफ्तर में नौकरी कर ली है। मोहनलाल के क्लेम की दरख्वास्त से तारा को उन लोगों का शक्तिनगर का पता मिल गया था। यानी मोहनलाल के सिफारिश से उनका शक्तिनगर का पता मिल गया था। मोहनलाल को शीलो और तारा की इस हरकत पर बहुत क्रोध था। यानी मोहनलाल को तारा ने जो हरकत की इस पर क्रोध था क्योंकि वह शीलो को मारता था, पीटता था, एक संशयित दृष्टि से देखता था, इसलिए वह तारा उसको
ले गई थी। उसने न तारा का पता लेने की न होशियारपुर पत्र लिखने की ज़रूरत समझी थी। न ही मोहनलाल ने पत्र तारा को लिखा था, न जानने की पड़ताल करने की कोई जानकारी ढूंढने की कोशिश न की थी। औरत सरकशी करके गई थी तो वह क्यों खुशामद करता, यानी औरत जो है यानी जो शीलो जो है खुद गई थी तो वह किस बात की चौकसी करता, ऐसा हो यह कह रहा है, सोच रहा है। ख्याल था शीलो पछताएगी, मुआफ़ी मांगेगी तो लौटा लाएगा, यानी वह रामलाल का कहना था शीलो जो है वह पछताएगी, उसको माफ़ी मांगेगी और फिर वह मोहनलाल उसको ले आएगा। लेकिन उसने माफ़ी नहीं मांगी, कुछ नहीं मांगा। उसने तो अब भी पत्र नहीं लिखा था, कहता था उसे क्या परवाह है, उसके पिता ने ही पत्र लिख दिया था। यानी शीलो ने अभी तक पत्र नहीं लिखा था, लेकिन उसके पिता ने ही पत्र लिखा था। मोहनलाल शीलो की गुस्ताखी के कारण अपने पूरे ससुराल से नाराज़ था। यानी मोहनलाल के साथ नाराज़ था वह शीलो के कारण, और पूरे ससुराल वालों के साथ ही वह नाराज़गी व्यक्त करता था। उसने किशोर चंद को ठहरने के लिए भी नहीं कहा, यानी किशोर चंद को उसने ठहरने के लिए नहीं कहा। किशोर चंद ने तारा के विषय में उससे बात करने का कोई लाभ न समझा, यानी किशोर चंद ने तारा के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। जालंधर पत्र लिखकर उत्तर की प्रतीक्षा कहाँ करता, वह रात की ट्रेन से सुबह जालंधर, यानी उसने जालंधर पत्र नहीं लिखा, वो सुबह आ गया। पूरी ने टोटी को मुट्ठी का सहारा लेकर चिंता से किशोर चंद की बात सुनी। रहस्य समझ पाने का कोई उपाय न था। उसने सोचकर किशोर चंद से कहा, तारा यहाँ तो नहीं आई, दिल्ली जाकर ही पता लेना होगा। यानी वह पूरी कहता है कि तारा जो यहाँ नहीं आई, दिल्ली जाकर ही पता लेना पड़ेगा। तुम रात भर सफ़र से थके हुए हो, नहा लो, कुछ चाय लस्सी पियो, फिर सोचेंगे क्या करना। यानी पूरी कहता है कि किशोर चंद को कि तुम रात भर सफ़र करके आए हो, थक गए हो, तुम थोड़ा सा नहा लो, चाय पानी नाश्ता कर लो और आराम कर लो, बाद में सोचेंगे। किशोर चंद ने विस्मय प्रकट किया, तारा यहाँ नहीं आई, क्यों? चिट्ठी पत्री में हाल तो लिखा होगा। यानी किशोर चंद कह रहा है तारा यहाँ नहीं आई लेकिन पत्र तो लिखा होगा। पूरी ने इनकार में सिर हिला दिया, यानी उस तारा ने कोई पत्र नहीं लिखा था तो पूरी ने भी इनकार में सिर हिलाया। यह क्या तरीका है? किशोर चंद ने शोक प्रकट किया, न ससुराल में रहेगा। यानी किशोर चंद ने शोक प्रकट किया, यानी दुख व्यक्त किया। यह क्या तरीका है? न वो ससुराल में है और न मायके में, दूसरों को भी उजाड़ रहे, यानी दूसरों का ही नुकसान करना है क्या उसको, ऐसा वो कह रहा है। पूरी नज़र बचाकर मौन रह गया, यानी पूरी जो है नज़र बचाकर मौन रहा। किशोर चंद सामने बैठा था तो पूरी गंभीर बना रहा। वह नहाने के लिए गया तो पूरी ने कनक के सामने परेशानी प्रकट की। कुछ समझ नहीं आता तारा ने किया क्या है। यानी वह किशोर चंद नहाने के लिए गया तो वह पूरी कनक अपनी पत्नी से कह रहा है कि तारा ने यह क्या किया है, क्या परेशानी किया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बदले ले रही है, यानी क्या बदला ले रही है। बाल बच्चे वाली लड़की को क्या पट्टी पढ़ाकर उजाड़ दिया। यानी जो शीलो जो है उसका बच्चा था तो उसको बाल बच्चे वाली को क्या कान मंत्र देकर उजाड़ दिया, ऐसा वो कह रहा है। हमारी एक पोजीशन है, ताया जी आकर सीन करने लगेंगे तो और मुसीबत हो जाएगी। यानी वो पूरी कहता है कि हमारी एक पोजीशन है, हम एक अच्छे उच्च स्तर पर है, और वह उसके राम जॉया आकर यदि झगड़ा करेंगे, आवाज़ करेंगे तो पता चल जाएगा और फिर क्या होगा। इस बात से पूरी परेशान हो रहा है। हमारी नाक कटने पर तुली हुई है। शीलो कुछ चंचल स्वभाव तो थी, यानी वह कह रहा है कि तारा जो है एक हमारी नाक यानी हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए तुली है, और जो शीलो जो है वो कुछ चंचल स्वभाव की थी, बदले ले रही है। कनक का मस्तिष्क झंझना गया। क्या कह रहे हैं, क्या बात है, कैसा बदला, उसने पूछा। यानी वह कह रही है कि कैसा बदला, यानी कनक सुनकर बोले कि क्या बात कर रहे हो, कैसा बदला, क्या बताओ। सिर चकरा गया। पूरी ने सिर झटक दिया, यानी कहता है कि पूरी मेरा जो है सिर चकरा गया। किशोर चंद बहुत बेचैन था। शरीर पर 2 लोटे जल डालकर दोहरी धोती, कमर
पर लपेटे बैठक में आ गया। यानी वह उसने गड़बड़ी में स्नान किया और वह बैठक में आ गया। वह तोइले से शरीर को पोंछता जा रहा था। कनक ने मुंह फेर लिया। यानी वो शरीर को पोंछता था तो वो कनक ने मुंह फेर लिया, क्योंकि कनक वहीं पर थी। किशोर चंद का ध्यान उस ओर नहीं गया। गली मोहल्ले के व्यवहार की दृष्टि से वह कोई अनुचित बात नहीं कर रहा था। यानी वह कोई अनुचित बात नहीं कर रहा था। कनक पिछवाड़े में बरामदे में चली गई थी। वहीं से उसने पुकार लिया, आ जाइए, चाय लस्सी रखवा रही हूँ। यानी वह बरामदे में पिछवाड़े की तरफ गई कनक और बोल रही है आवाज़ देकर कि आ जाइए, चाय लस्सी रखवा रही हूँ। किशोर चंद लस्सी पीने के लिए आया, तब भी उसे कमीज पहनने का ख्याल नहीं था। यानी वह किशोर चंद लस्सी पीने के लिए आया और तब भी उसने कुर्ता शर्ट जो है पहना नहीं था, कमीज। पूरी से कहा, तुम मेरे साथ चलो, तारा यह क्या तमाशा कर रही है। यानी वो पूरी से कहने लगा कि तुम जो है मेरे साथ चलो, तारा क्या तमाशा कर रही है। हमसे पूछे बिना लड़की को ससुराल से ले आने का मतलब ही क्या था। यानी वो किशोर चंद कह रहा है कि हमसे पूछे बिना शीलो को तारा कैसे ले गई, ऐसा वो कर रहा है। मोहनलाल दूसरी शादी कर लेगा तो तारा शीलो और बच्चे को उम्र भर अपने यहाँ रख लेगी। तुम आज ही चलो। यानी वह मोहनलाल कहता है, किशोर चंद कहता है पूरी से, मोहनलाल जो है दूसरी शादी करने के लिए तैयार है और उसने यदि दूसरी शादी कर ली तो शीलो को बच्चे को उम्र भर संभालना पड़ेगा। तुम आज ही चलो, तारा ये क्या कर रही है। चलूँगा, पूरी ने स्वीकार किया। पर मोहनलाल क्या कहता है, 3 बरस हो गए, वह इतने दिन क्यों चुप था। यानी वह पूरी कहता है चलूँगा, लेकिन पूरी ने स्वीकार किया चलने के लिए और वो मोहनलाल को कहता है कि 3 बरस हुए, तुम चुप क्यों बैठे थे। किशोर चंद ने झुंझलाहट प्रकट की। वह तो इतना नाराज़ है कि बात ही नहीं करता। यानी वह नाराज़ था और नाराज़ की वजह से वह बात नहीं करना चाहता था। खैर, पर शीलो ने तुम्हें इस बारे में क्यों नहीं लिखा। ससुराल वाले परेशान करते थे तो तुम्हें खबर तो देती। यानी वह पूरी कह रहा है कि तुम्हें शीलो ने भी कुछ नहीं बताया, ससुराल वाले परेशान कर रही है। मैं क्या कहूँ, तारा वहाँ थी, उसी से बात करती होगी। यानी वह किशोर चंद करता है कि वह मुझे क्यों कहेगी, तारा वहीं पर थी तो वह तारा को ही बताती होगी। दोनों ने आपस में जो सलाह बना ली हो। तारा बड़ी है, शीलो तो सदा ही बात बात पर उससे सलाह लेने तुम्हारे यहाँ दौड़ी चली आती। यानी वो कहती है शीलो जो है तारा से छोटी है और जो भी सलाह मशवरा है वह लेने के लिए तारा के पास आती थी और उसी प्रकार वहाँ पर गई होगी। ऐसी बड़ी क्या है, 6 महीने का ही तो फ़र्क है, पूरी ने कहा। यानी पूरी कहता है कि ऐसी कौन सी बड़ी है, सिर्फ 6 महीने का फासला है, फ़र्क है। आखिर तो यानी कहने का मतलब यह है कि तारा जो है यहाँ शीलो से 6 महीने से बड़ी है, 6 उम्र में। तो ये बात याद रखिए, क्योंकि एंटी ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछ रहा है अंदर से। आखिर तो बड़ी है, वही अनदिक थी। शीलो ने तकलीफ परेशानी बताई होगी। यानी वह कहता है तो वही आखिर ही तो बड़ी है, 6 महीने क्यों ना हो लेकिन बड़ी है, और वह नज़दीक थी तारा, इसीलिए शीलो ने जो भी तकलीफ परेशानी है वह तारा को बताई होगी। तारा खुद ससुराल मायका छोड़कर आज़ाद हो गई है। कहाँ होगा तू भी मेरा तरह मौज कर। यानी वो कह रहा है तारा जो है ससुराल में है और ससुराल में भी नहीं है और मायके में नहीं है, और वहाँ कहती है कि उसने तो पति को छोड़ा और कहा मेरी तरह तू भी मौज कर। कनक को किशोर चंद की बात अच्छी नहीं लगी। यानी कनक को किशोर चंद की बात अच्छी नहीं लगी। उसने पूरी की ओर देखा, पूरी ने विरोध किया। यानी पूरी की ओर देखा और पूरी ने विरोध किया। मौज क्या मतलब है, उसने इतना बड़ा पढ़ा लिखा है तो उसका कुछ फ़ायदा होना चाहिए। सरकारी दफ्तर में इज्जत से नौकरी कर रही है। यानी वह पूरी गुस्सा हो जाता है और गुस्सा से विरोध करते हुए कहता है कि इसमें मौज मज़ा क्या है, उसने पढ़ाई लिखाई की है तो इसका फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए वह सरकारी दफ्तर में इज्जत के साथ मान सम्मान के साथ नौकरी कर रही है। यह क्या इज्जत है कि ससुराल में न रहे। यानी वह
किशोर चंद कहता है कि यह कौन सी इज्जत है कि वह ससुराल में नहीं रहती है। किशोर चंद ने टोक दिया, तुम लोग अपने ख्याल से चलो, हमारी लड़की को बहकाने का क्या मतलब। यानी वो किशोर चंद कहता है कि तुम लोग तुम्हारे ख्याल से चलो, हमें हमारी लड़की दे दो। यानी हमारी लड़की शीलो को बहकाने का क्या मतलब। बहकाने का क्या मतलब, शीलो कोई बच्चा नहीं है। पूरी का स्वर गंभीर हो गया। यानी पूरी कहता है कि शीलो बहकाने के लिए शीलो कोई बच्चा नहीं है, वह भी एक बड़ी है। मोहनलाल गुस्से में 3 बरस से चुप है तो शीलो को भी गुस्सा होगा। यानी मोहनलाल गुस्से में 3 बरस से चुप है, बात नहीं की, तो शीलो को भी किस बात का गुस्सा होगा। तारा के कहने से ही पति और बच्चे को छोड़कर चली गई। कनक ने पति से कहकर जेठ को सुना दिया। यानी वह कहती है कि जेठ को सुना देती है कि कनक ने पति से कहने पर जेठ को, यानी पूरी से कहने पर पति जेठ से यानी किशोर चंद को कहा कि तारा के कहने से ही पति और बच्चों को छोड़कर चली गई, ऐसा वह कह रही है। पूरी ने कनक को चुप रहने का इशारा कर दिया। यानी पूरी कनक को चुप करता है। हाँ, शीलो को स्वयं तुम्हें लिखना चाहिए था, अच्छी खासी पढ़ी लिखी है। पूरी ने बात संभाली। यानी वह शीलो को लिखना चाहिए था, वह भी पत्र लिखना पढ़ी लिखी है तो उसने पत्र लिखना चाहना था। दिल्ली जाकर देखिए सुने बिना क्या कह सकते हैं, आज शाम को ही चलेंगे। यानी वो कहते हैं पूरी कि दिल्ली जाए बिना वहाँ जाकर देखेंगे तभी समझ में आएगा कि मामला क्या है, ऐसा वह कहते हैं। मास्टर जी यहाँ नहीं रहते, चाची उषा हरी कहाँ है, किशोर चंद ने पूछा। यानी वो किशोर चंद को पूछ रहा है कि किशोर चंद पूछ रहा है कि चाचा जी यानी मास्टर जी और यानी उसके पूरी के माता पिता हरी और उषा कहाँ है पूछ रहा है। हरी तो जब तुम आए कॉलेज चला गया था। यानी वो हरी जो है वहाँ कॉलेज चला गया था। पिताजी माँ को लेकर कुछ दिन के लिए सोनवा चले गए हैं। यानी वह कुछ दिन के लिए माँ को लेकर सोनवा गए, उन्हें सोनवा बहुत याद आता रहता है। तुम्हारे कपड़े मैले हो गए हैं, बदल लो, मैं निकाल दूँ। पूरी ने किशोर चंद को कमीज़ पहनने लेने का संकेत किया। यानी वह कहता है कि तुम्हारे कपड़े पूरा मैले हो गए हैं, इसको निकालो, हम धो देंगे और तुम कपड़े बदल लो, ऐसा कहता है। कपड़े है वह वैसे ही बैठा सीने पर उंगलियों से खुजाता रहा। यानी वह वैसे ही, उसने कमीज़ नहीं पहना, वैसे ही वह सीने पर उंगलियों से खुजाता रहा। कनक मेज से उठ गई। किशोर चंद और पूरी समस्या पर अनुमान और तर्क से कई पहलुओं से विचार करते रहे। यानी वहाँ पर कनक जो है मेज से उठकर अंदर चली गई और पूरी और किशोर चंद वहाँ एक तर्क के आधार पर बातें कर रहे, चर्चा कर रहे हैं। कनक 9:30 बजे की बस से दफ्तर चली जाती थी। यानी कनक जो है 9:30 बजे दफ्तर जाती थी। पूरी घर पर होता तो प्राय साथ ही जाता था। दफ्तर जाने से पहले कनक जया को अपने हाथ से बना संवार कर कपड़े पहना जाती थी। यानी वह कनक जो है दफ्तर जाने से पहले, जया जो है पूरी की लड़की कनक की लड़की है, तो उसको कपड़े पहनकर जो भी मेकअप है वह कर जाती थी। उसने पूरी और किशोर चंद के लिए खाना परोसवा दिया और सोए रसोई में जाकर खा लिया। यानी उसने किशोर चंद और पूरी के लिए कनक ने खाना परोस कर रख दिया, थालियाँ लगा ली और सोए को रसोई में जाकर खाना खा लिया। पूरी ने किशोर चंद को समझाया, सांझ या रात के समय दिल्ली पहुंचने से कोई लाभ नहीं, रात की गाड़ी से चलेंगे, सुबह सूरज निकलते ही दिल्ली पहुंच जाएंगे। यानी वह किशोर चंद पूरी से कहता है, समझाता है कि सांझ या रात को जाने से कोई मतलब नहीं है, हम रात को यहाँ से निकलेंगे और सुबह वहाँ पर पहुँचेंगे, ऐसा वह समझाता है। तुम रात भर के थके जागे भी हो, तुम्हारे लिए पलंग लगवा दिया है। यानी वह पूरी कहता है कि तुम तो हो रात भर सफ़र करके थके हो, तुम्हारे लिए पलंग लगवा दिया है, आराम करो, मैं कई दिन बाद आया हूँ, प्रेस अखबार के कई ज़रूरी काम हैं, शाम तक लौट सकूँगा। यानी पूरी कहता है कि मैं बहुत दिनों के बाद, क्योंकि शिमला में विधानसभा के इस बैठक में गया था, तो वह कहता है कि मैं बहुत दिनों के बाद लौट आया हूँ, तो प्रेस में जाकर कुछ काम देखना पड़ेगा। विलंब हो जाने से बस निकल गई थी। पूरी और कनक को शहर के लिए तांगा लेना पड़ा था। यानी वो भी देर हुई थी और बस निकल चुकी थी, उसने शहर जाने के लिए, प्रेस जाने के लिए तांगा लेना पड़ा। किशोर चंद के सामने पूरी गंभीर बना रहा था, अब उसकी परेशानी उबल पड़ी। यानी वह किशोर चंद के सामने जो था वह पूरी एक गंभीर बना रहा और मनी मन घुटन के मारे रहता रहा, लेकिन कुछ बोल न सका। लेकिन अब जो उसकी परेशानी है
वह उबल पड़ी। तांगे वाले न समझ सके इसलिए अंग्रेजी में बोला, यानी तांगे वाला बातें न समझ सके इसलिए वो अंग्रेजी में बोल रहा है। यह तो अच्छा खासा सैंडल लांछन खड़ा होगा। यह बेवकूफ़ समझ नहीं सकता कि लड़की 3 बरस से छिपी बैठी है तो ज़रूर भाग कर गई है, वरना अपने मायके में न जाती। यानी पूरी अंग्रेजी में बोल रहा है कि वो तांगे वाला समझ न सके बात, इसलिए बोल रहा है कि यह तो झूठा सा अच्छा खासा लांछन है। वह कहता है कि वो शीलो जो है यह किसी के साथ भाग गई, किसी के साथ 3 बरस से भाग गई है। भाग न जाती तो वह मायके में नहीं जाती थी। भागे या भाड़ में जाए, हमारी बला से यह तारा क्यों बीच में आ पड़ी। यानी कहता है कि वह शीलो जो भागे कहीं पर भी जाए, लेकिन वह कहता है कि यह तारा बीच में क्यों पड़ी, इसलिए यह हमें दोष दे रहा है। पूरी कह रहा है कि वो तारा बीच में पड़ी इसलिए ये हमें दोष दे रहा है, नहीं तो तारा बीच में जाती तो ना ही ये हमें पूछता था और ना ही दोष देता था। तारा के लिए ही हम क्या जिम्मेवार है, सिर्फ बदनामी का ख्याल है। यानी तारा के लिए भी हम जिम्मेदार नहीं है, लेकिन सिर्फ बदनामी का ख्याल है। तारा शीलो को ज़बरदस्ती तो ले जा नहीं सकती थी। कनक ने पूरी का समर्थन किया, यानी कनक पूरी की बात का समर्थन करते हुए कहती है कि तारा जो है शीलो को ज़बरदस्ती तो नहीं ले जा सकती थी। यह कह रहा है मोहनलाल दूसरी शादी कर लेगा तो लड़की का क्या होगा। यानी यह किशोर चंद कह रहा है कि मोहनलाल दूसरी शादी करेगा तो लड़की का क्या होगा। मोहनलाल तो 3 बरस में यत्न भी कर चुका होगा। ऐसे लोगों के यहाँ तो स्त्री खाने कपड़े पर ही नौकर होती है। यानी वो कहता है कि मोहनलाल तो 3 बरस से अकेला है। मोहनलाल ने 3 बरस में प्रयत्न भी किया होगा और इसके ऐसे लोगों के यहाँ कपड़ा धोने, खाना भोजन बनाने के लिए की नौकर होती थी। कुछ बन नहीं पाया तो सोचता होगा, यानी कुछ बन नहीं पाया तो वह शादी की सोचता होगा। जिस पर जोर है उसी को लाओ। शीलो बालिग है, लौटना नहीं चाहेगी तो हम क्या कर लेंगे। यानी वो कहते हैं कि शीलो जो है बालिग है और शीलो वहाँ लौटना नहीं चाहती तो हम क्या कर लेंगे, ऐसा वे पूरी कह रहा है। दोनों 3 बरस चुप रहे, क्या तमाशा है। तारा को वहाँ जा मरने की क्या ज़रूरत थी। यानी वो कहता है कि पूरी कनक से कह रहा है कि दोनों जो है पति पत्नी 3 बरस से चुप है, कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा है। तारा को उसके बीच में जाने की क्या ज़रूरत थी। तारा को हमारा पता मालूम था, तुमने भी पत्र लिखा था। यहाँ पत्र का भी उत्तर नहीं और वहाँ सोए पहुँच गई। गोविंद राम के घर भी गई, यह क्या बात है। कनक ने शंका प्रकट की। यानी वह कहती है कि पूरी कहता है तारा ने जो है हमें पत्र तो नहीं लिखा, तुमने यानी कनक ने पत्र लिखा था उसका उत्तर भी नहीं दिया, और वहाँ गोविंद राम के यहाँ भी गई थी और यहाँ पर नहीं आई, पत्र भी नहीं दिया है। यह कैसी शंका है, ऐसा वह तारा ने इस पर कनक ने शंका प्रकट की। क्या कहूँ, पूरी ने उत्तर दिया, मुँह नहीं दिखाना चाहती होगी। यानी वह पूरी कहता है कि क्या कहूँ इस पर, वह तारा जो है मुँह नहीं दिखाना चाहती होगी। क्यों, तुम कह रहे थे बदला ले रही है, ऐसी क्या बात है। यानी वह कनक पूछ रही है कि तुम तो कह रही थी कि तारा जो है बदला ले रही है, ऐसी क्या बात है। कनक ने चिंता और रहस्य के स्वर में, यानी क्या रहस्य छुपा है यह जानने के लिए कनक ने रहस्य के स्वर में पूछ लिया। उसने मैंने छिप छिप कर असद के साथ मिलते पकड़ लिया था, यही क्रोध हो सकता है। यानी वो पूरी कहता है कि वह कहता है कि जो असद और तारा जो है यह चुप चुप के मिलती थी और यह मैंने देखा था, इसी का क्रोध होगा और क्या हो सकता है। मैंने पूछा यह क्या तमाशा है, तो निर्दोष बनने के लिए सील तोड़ लिया। यानी वह पूरी ने पूछा कि क्या तमाशा है असद से मिलने का, तो इसने जो है सील तोड़ लिया, यानी वह सिर पर रख लिया। पूरी कहता गया, मैंने उसे सोमराज के बारे में भी लिख दिया था, चुप्पी मारे बैठी है तो तुम समझ लो। यानी वो कहता है कि उसने सोमराज के बारे में भी तारा को लिख दिया था, लेकिन वो जो है चुप्पी मारकर बैठी है। हम सोमराज से किस बात पर झगड़ा करें। यानी वह पूरी कहता है कि हम सोमराज को किस बारे में झगड़ा करें, किस बात पर। कनक मौन रह गई। स्वयं पूरी छिप छिप कर मिलने नैनीताल में
नैनीताल में नैयर और कांता द्वारा वैसी अवस्था में देख भी जाने की बातें याद आई गई। यानी बीच में कितनी व्यवधान होने के बाद कनक, कांता और नैयर या अन्य परिवारों के विरोध होके भी पूरी जो है कनक से मिलने नैनीताल गया था। और नैयर की सज्जनता के प्रति कृतज्ञता अनुभव हुई। यानी जो नैयर ने सज्जनता दिखाई थी उसके प्रति कृतज्ञता, आभार भाव व्यक्त हुआ। बाबू गोविंदराम का दिल्ली से आया पत्र भी याद आ गया। यानी बाबू गोविंदराम ने जो दिल्ली से पत्र भेजा था वह याद आ गया। तारा बेटी तो देवी है, यानी तारा तो देवी यानी अच्छी है, उस गोविंदराम ने लिखा था। जीजी ने कहा था तारा का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध किया था। यानी वह जीजी ने कहा था कि तारा का जो विवाह है तारा की इच्छा के विरुद्ध हुआ था। प्रेस पहुंचकर काम आरंभ करने से पहले पूरी ने कनक को एक और बुलाकर समझाया। यानी वह प्रेस में काम चालू करने से पूर्व पूरी ने कनक को एक और बुलाकर समझा दिया, मेरा दिल्ली जाना ठीक नहीं है, तुम माँ को देखने के लिए जाना चाहती थी, हो ही आओ। यानी वह कहता है कि दिल्ली मेरा जाना ठीक नहीं है, तुम माँ को मिलने के लिए जाना चाहती थी, तुम दिल्ली जाकर आओ। तारा का पता तो गोविंदराम के यहाँ से मिल जाएगा। यानी तारा को पता गोविंदराम से यहाँ से मिल जाएगा। तारा के मन की बात मैं कुछ कह नहीं सकता। यानी तारा के मन में क्या है यह मैं कुछ कह नहीं सकता, ऐसा पूरी बता रहा है। विवाह के समय और उससे कई महीने पहले भी वह बहुत संतुष्ट थी और अब ससुराल का पता पाकर भी गुमसुम बैठी है। यानी वह विवाह होने से पहले और कुछ समय पहले वह संतुष्ट थी, आनंदित थी, यानी सुखी थी, और लेकिन अब उसका पति का पता चला तो ससुराल का पता चला तो वह गुमसुम बैठी है। मुझे देखकर शायद घबरा जाए, कोई तमाशा बन जाए। यानी वो कहता है कि मैं इसकी यदि तारा के सामने जाऊंगा तो वह घबरा जाएगी और फिर तमाशा हो जाएगा। गोविंदराम और रतन तो उससे मिलते ही रहते, यानी गोविंदराम और रतन जो है उसको मिलते ही रहते हैं। तुम उसके साथ ही जाना, हरि को भी समझा देना है कि किशोर चंद से ज़्यादा मुँह न लगे। यानी हरि को समझा देना है कि किशोर चंद को ज़्यादा मुँह न लगे, यानी ज़्यादा बात न करे। इस विषय में अभी पिताजी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बातचीत में स्थिति काप्ता लेकर जैसा उचित समझना कर लेना। यानी वह कहता है कि पिताजी से भी कुछ न बताना और जैसे वह बातचीत में जैसा उचित समझे वैसा वह कर लेना। बस शीलो का पता किशोर चंद को ले देना। यानी शीलो कहाँ है ये इसका पता देना। यानी शीलो जो है रतन के पास है, वो पास होती है। बाकी कोई उत्तरदायित्व तुम मत लेना, यानी बाकी कोई उत्तरदायित्व मत लेना, सिर्फ शीलो का पता किशोर चंद को दे देना और हमारा काम हो गया। किशोर चंद यानी वो पूरी तारा को कह रहा है, किशोर चंद को तारा या गोविंदराम का पता देने की ज़रूरत नहीं है। यानी किशोर चंद को तारा या गोविंदराम का पता देने की ज़रूरत नहीं थी। बृहस्पतिवार पत्र का अंतिम दिन होने के कारण कनक को काम अधिक रहा था, परंतु मन में ख्याल आता था ये सोए नहीं चल रहे हैं, तारा के प्रति अब भी कितना क्रोध है। यानी वो कहती है बृहस्पतिवार था तो शुक्रवार को पत्र निकलता था नाजिर, तो उसमें अधिक काम था और काम करते करते वह कनक सोच रही है कि यह यानी पूरी जो है सोए नहीं चलते, मुझे क्यों भेज रहे हैं, ऐसा ख्याल आता था। यानी तारा से इतना क्रोध क्यों है, तारा भी क्या रहस्यमयी है, कैसी अति प्रशंसा, कहीं घोर निंदा, किसी झगड़े में न पड़ जाओ, ऐसी बात होगी तो मैं भी दूर ही रहूँगी। यानी वो कहती है कनक तारा भी कैसी रहस्यमयी है, मैं यदि जाऊँगी और मैं ही किसी झगड़े में फंस जाऊँ तो इसीलिए वह मैं तो दूर ही रहूँगी। संध्या समय पूरी ने किशोर चंद को समझाया, अचानक ऐसा झगड़ा आ गया है, मैं तो 2 दिन नहीं जा सकूंगा। यानी वो पूरी ने शाम के समय जो किशोर चंद है उसको समझा कि अचानक कोई झगड़ा आया, कोई काम आया है, इसलिए मैं 2 दिन नहीं जाऊंगा। स्त्रियों का मामला है, कनक अधिक सुविधा से स्त्रियों से जहाँ तहाँ जा सकेगी, तुम कनक के ही घर ठहर जाना। यानी वो कहता है कि तुम कनक के साथ जाना और कनक जो है उसके मायके में रहेगी। यानी वो स्त्री का मामला है तो स्त्री ही देखेगी, ऐसा कहने का मतलब। कनक और किशोर चंद सुबह ही दिल्ली पहुंच गए। यानी वह रात को निकले और सुबह दिल्ली पहुंच गए थे। कनक को माता पिता और कंची से बात करके हालचाल पूछते, नहाते धोते काफ़ी समय निकल गया। यानी वह कनक को वहाँ माता पिता का हाल पूछते, बात करते हुए बहुत सारा समय वहीं पर निकला। 10:30 बजे कनक कंचन को साथ लेकर करोल बाग जाने के लिए निकली। यानी 10:30 बजे वह कंचन को लेकर कनक करोल बाग जाने के लिए निकली। कंचन ने बहन के अनुरोध से
कॉलेज में फ़ोन करके छुट्टी ले ली थी। यानी वह कंचन ने कॉलेज को फ़ोन करके छुट्टी ली थी। किशोर चंद को उसने घर पर ही प्रतीक्षा करने या बाज़ार घूम आने के लिए कह दिया था। यानी किशोर चंद ने उसे घर पर ही रुकने के लिए या बाज़ार घूमकर आने के लिए कह दिया था। जया 1.5 बरस बाद नाना नानी के पास आई थी। यानी जया जो है 1.5 बरस के बाद यानी पहली बार वह उसके माँ नैनीहाल गई थी, तो वह नाना नानी के पास थी। उन्हें पहचान कर उनकी गोद में तो चली गई। उन्हें पुच्ची कच्ची चुम्बन आलिंगन करके भी प्रसन्न कर दिया। यानी वह उसके पास रहने लगी, नाना नानी के पास। परंतु माँ को बाहर जाते देखा तो गला फाड़कर रो पड़ी। यानी कनक जा रही है उसकी माँ, तो वह गला फाड़कर रो रही है, उसे भी साथ लेना पड़ा। यानी कनक ने उस बच्ची को, जया को साथ लिया। कनक ने माँ से कह दिया, देर हो जाए तो घबराए नहीं, कई जगह जाना है। यानी वो कहती है कि देर हो जाए तो घबराना मत, देर हो सकती है, कहीं जगह जाना है। टैक्सी ने कनक और कंचन को करोल बाग में पहुंचा दिया। यानी टैक्सी से कनक और कंचन जो है करोल बाग आ गई। लगभग 5 बरस पहले कनक पिता के साथ गांधी जी की प्रार्थना में करोल बाग आई थी। यानी वो 5 साल पहले कनक जो है पिताजी के साथ जो है वह गांधी जी की प्रार्थना सभा में आई थी। जगह को बिल्कुल पहचान नहीं पा रही थी। यानी आपको सब कुछ बदल गया था। तब खुली खुली बस्ती थी। प्राय एक मंजिले 2 मंजिले मकान थे। तब 1 मंजिल और 2 मंजिल के ही मकान थे। अब वहाँ गुजान बाजार था। दोपहर में बाजार में भीड़ नहीं थी, परंतु दुकानें माल से गंजी हुई थी। यानी वह बाजार में भीड़ नहीं थी, दुकानों में माल अच्छा खासा था। फल बेचने वाले ठेलों पर संतरे और केलों के पहाड़ बनाए वृक्षों या ऊंचे मकानों की छाया में खड़े थे और एक दूसरे की प्रतिद्वंद्विता में पुकार लगा रहे थे। यानी जो केले, जो अन्य फल बेचने वाले, वह पेड़ की छाया में खड़े थे और वह एक दूसरे के ऊंचा स्पर्धा जैसे प्रतियोगिता हो, उससे ऊंचा आवाज़ लगा रहे हो। बिल्कुल लाहौर के लाहौरी दरवाजे के बाहर अनारकली बाज़ार के चौका का दृश्य था। गलियों में छाया की और खाट खटोली बिछाए पंजाबी स्त्रियाँ किसी न किसी काम में लगी थी। यानी वह दुकानदार भी थे और उस पर लाहौर से आए हुए, पंजाब से आए हुए बहुत से लोग थे, और पंजाब से आए हुए जो स्त्रियाँ थी वह खाट पर बैठकर कुछ बातें कर रही थी, कोई काम कर रही थी। कहीं गली में बने तंदूर से उड़ता धुआं दिखाई दे जाता था। कई कपड़े धोने के लिए लकड़ी की मोगरी छप छप कपड़ों पर पड़ती जा रही थी। यानी वो कहीं होटल होगा और तो तंदूर होगा, उस तंदूर से धुआं निकल रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है। पंजाबियों आस्तीनी कोहनी पर समेटे सलवार के पहुने घुटनों तक चढ़ाए मर्दों की नज़र बचाकर बिना ओढ़नी लिए ही इधर से उधर और उधर से इधर चली आ रही थी। यानी जो पंजाबी जो स्त्रियाँ है उसने एक थोड़े से ही कपड़े पहने थे, घुटने तक ऐसे सलवार पहनकर वह घूम रही थी। यानी मर्दों के सामने, पुरुषों के सामने। कनक के पास 3 बरस पूर्व मिले पत्र में बाबू गोविंद राम का नाई वाला 3 नंबर गली का पता था। यानी कनक के पास जो गोविंद राम का पता था, वह पता था पत्र में लिखा हुआ। उस पते पर गोविंद राम नहीं मिले। यानी उस पते पर गए और गोविंद राम नहीं मिले। उस मकान में कोई दूसरा परिवार था, परंतु गोविंद परिवार की 9-10 बरस की लड़की से साथ जाकर बाजार की दुकानों की दूसरी मंजिल पर गोविंद राम खन्ना का नया मकान दिखा। यानी वहाँ पर उसका पता नहीं मिला, लेकिन वहाँ पर एक लड़की थी और उसके साथ जाने के बाद गोविंद राम का पता मिल गया। गली के आरंभ में दुकानों की बगल में एक जीने के दरवाजे पर लगे लेटर बॉक्स पर अंग्रेजी उर्दू में गोविंद राम एंड सन्स का छोटा सा बोर्ड था। बिजली की घंटी का बटन भी मौजूद था। यानी वहाँ पर अंग्रेजी और उर्दू में गोविंद राम का मकान का नाम लिखा हुआ था और गोविंद राम एंड सन्स का नाम लिखा हुआ था, और वहाँ पर जो डोर बेल है वह भी थी। 14-15 बरस की लड़की ने जीने के किवाड़ खोले। कनक ने बताया, मैं जालंधर से आई हूँ, तारा बहन की भाभी हूँ। यानी वह उस लड़की ने 14-15 वर्ष की लड़की ने दरवाज़ा खोला तो कनक ने बताया, मैं जो हूँ तारा की भाभी हूँ और तारा बहन की भाभी हूँ और मैं जालंधर से आई हूँ। लड़की के नेत्र फैल गए। यानी लड़की के नेत्र एकदम फैल गए। लड़की मार्ग देने के लिए एक और हुई, परंतु रह न सकी। उल्टे पांव छलांग लगाती 3
जीना चढ़ गई, यानी वह मार्ग देने के लिए कनक को हट गई और फिर वह रहा नहीं गया और फिर वह छलांगे लगाकर जीना चढ़कर ऊपर गई। कनक और कंचन को आधे जीने में ही ऊपर से किलकार की सुनाई दी, यानी वह कनक और कंचन जो जा रही थी और वह आधे जीने तक गई तभी कुछ किलकारी आवाज़ सुनाई दी। झाई जालंधर से भाभी आई है, पूरी भापा की बहू आई है, यानी वह कह रही है 14-15 बरस की लड़की कि जालंधर से भाभी आई है, पूरी भापा की बहू आई है। मेला देई आंचल संभालती जीने के दरवाजे पर आई, कनक और कंचन को आशीर्वाद दिए, यानी वह उसकी जो गोविंद राम की जो पत्नी है वह दरवाजे पर आई और उसका आशीर्वाद दिया, स्वागत किया। कमरे में ले जाकर दोनों को दरी खेस बिछे तख्त पर बैठाया और पूछा, असबाब नीचे है, यानी वह पूछा, सब कुछ जान पूछा और वो दरी पर बिठाया और कहती कि जो गोविंद राम जो है नीचे है। कनक ने बताया, असबाब साथ नहीं है, फैज़ बाजार में पिता के यहाँ ठहरी है, यानी वो कहती कि जो वह जो है पिता के यहाँ ठहरी है फैज़ बाज़ार में। महिला देई ने शिकायत के स्वर में कहा, वह घर है तो यही भी तो तुम्हारा अपना घर है, वहाँ तो हमेशा ठहरती हो, इस बार यहाँ आना था। यानी वह कहती है कि वह तो तुम्हारा घर है और यह भी तुम्हारा घर है, इस बार यहाँ आना था। मेला देई ने साथ के कमरे की ओर मुँह कर पुकार लिया, चन्ना बेटी यहाँ आ, तेरी भाभी आई, यानी वह उसने देखकर पुकारा कि चन्ना बेटी यहाँ तेरी भाभी आई है, ऐसा वह पुकार कर कह रही है। जवान बहू ने आकर कुछ लजाते हुए नमस्ते किया, यानी वो जवान बहू आई और कुछ लजाते हुए शर्माते हुए नमस्ते की। तेरी भा जेठानी है, पैरी पैना कर, महिला देई ने गदगद स्वर में कहा। बहू झुककर कनक के पांव छूने लगी, यानी वो कहती है कि यह तेरी जो है चेटानी यानी तुझसे बड़ी है, इसके पैर छू, ऐसा वह कहती है। और वह कहने के बाद वह एक उसके पांव छूती है कनक ने अपने पांव समेटकर बहू का हाथ पकड़कर तख्त पर खींच लिया, यानी उसने पैर पड़ रही है और उसका हाथ पकड़कर उसने तख्त पर बैठे दिया। जया को गोद में लेकर चुमा पुचकारा गया, उसे सबको नमस्ते करनी पड़ी, यानी वह जया को उसने स्नेह किया। भेला देई बोली, बेटियों बहुत तेज़ धूप में आई हो, यानी भेला देई बोली कि तुम जो है बड़ी तेज़ धूप में आई हो, पहले बताओ क्या पियोगी, यानी पहले बताओ क्या पियोगी, कुछ ठंडा गर्म क्या। संतरे का रस, लस्सी, पेड़ों की लस्सी या शिकंजबीन, तो जिस रुचती हो बता दो, यानी क्या पियोगी, लस्सी या अन्य कोई ठंडक शीतल पेय पियोगी, ऐसा वो बता दो। तकल्लुफ़ नहीं करना, तुम मेरी बहू हो, तुम्हारे लिए जैसी भागवंती वैसी मैं हूँ, यानी वह कहती है कि तकलीफ़ मत करना, तुम जो हो तुम्हारी बहू जैसी तुम्हारे लिए भागवंती जो है तुम्हारी सास है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी सास हूँ, ऐसी वह कह रही है। माँ जी अभी खाना खाए, घंटे भर से भी कम हुआ है, यानी वो कनक कहती है कि खाना खा के हमें घंटा भी नहीं हुआ है, अभी तो अच्छा नहीं है, अपना घर है सो ही कह देगी, कनक और कंचन ने उत्तर दिया, यानी वो कहती है कि अभी तो भूख नहीं है, वो अपना ही घर है तो मैं सोई खुद कह दूँगी। बेला देई ने विस्मय प्रकट किया, यह कैसे हो सकता है, उसने सिर हिलाकर कहा, यानी वो कहती कि यह कैसे हो सकता है, मेरे लिए जैसी दमो तारा उषा चन्ना है वैसी तुम हो, खाना चाहे घंटे 1.5 घंटे ठहर कर खा लेना, पर अभी पानी धानी तो पियो, यानी वो कहती है कि जो मेला देई जो है वह कहती है कि विस्मय प्रकट करती, यह कैसी बात है, मेरे लिए जैसे दमो मेरी लड़की दमो है, तारा है, उषा है, चन्ना है, उसी प्रकार तुम भी हो, ऐसी वो कहती है, लेकिन पानी वो पियो। बेला देई ने कनक के सास ससुर जयदेव हरि उषा तोशी सभी का हाल पूछा, कौन क्या करता है, यानी सभी की हालचाल पूछा और कौन क्या कर रहा है। पूरी के मेंबर बन जाने और उषा का ब्याह हो जाने के लिए संतोष प्रकट किया और बहुत शिकायत की, हाय उषा के ब्याह की हमें खबर नहीं दी, यानी वह कहती है कि सब कुछ पूछने के बाद वह कहती है कि उषा का ब्याह हुआ, शादी हुई और हमें नहीं बताया, फिर कहा सब मास्टर जी के धर्म और तप का फल है, यानी फिर अंत कहा सब मास्टर जी के धर्म और कर्म का फल है।
तब का फल है। पूरी की बहादुरी और ईमानदारी, लिकायत और ख़ानदान की धुंधलता और सच्चाई की प्रशंसा, यानी पूरी के अंदर जो साहस है, योग्यता है, उसकी उसने सराहना की। वहाँ तो देवी है। तारा का नाम आते ही उसके मुंह से फूल झड़ने लगे। तारा का नाम आया तो उसके मुंह से तारीफ निकलने की, फूल झड़ने लगी। वहाँ तो देवी है, शांति और परोपकार की मूर्ति। भगवान बेटी बहू दे तो ऐसी ही दे। उसने किसी का भला नहीं किया। तुम्हारा भोला पांदे की गली की गरीब ब्राह्मणी पूरनदेई बेचारी ठोकरें खा रही थी। सिर पर 20-21 बरस की जवान लड़की थी, कोई मदद करने वाला नहीं था। यानी वह कह रही कि वो मेला देवी कह रही है कनक से कि वह तारा जो है भली है, यानी उसकी तारीफ कर रही कि तुम्हारी गली की जो गरीब ब्राह्मणी थी पूरनदेई, उसकी बेटी थी सीता, उसके साथ उसको कोई सहारा नहीं दे रहा था तो उसकी मदद तारा ने की। तारा की हिम्मत थी, लड़की को ट्रेनिंग दिलाकर 125 की सरकारी नौकरी दिला दी और फिर अपना रुपया खर्च करके उसका ब्याह करा दिया। यानी वह तारा ने उसको ट्रेनिंग यानी ट्यूशन लगाकर पढ़ाकर अच्छी नौकरी दिलवाई 125 रुपये की, और फिर उसकी शादी कराई। दूसरों का ऐसा भला करने वाले कहाँ मिलते, यानी दूसरों के बारे में इतनी भलाई की बातें सोचने वाले या भला करने वाले, अच्छा करने वाले कहाँ मिलते हैं। हमारे साथ क्या कम किया, यानी वो कहती कि हमारे साथ भी क्या कम किया है। हम तो उसका जस गाते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं। परमेश्वर जी उसे 100 बरस की उम्र दे, बड़ी से बड़ी लाट अफसर बने। यानी वो कहती है कि हम जो है तारा को आशीर्वाद देते हैं और परमेश्वर जो है उसको अच्छी यानी 100 बरस जीने की उम्र दे और उसको बड़ा ऑफिसर बने, ऐसे वो कहती है। तारा बहन से ज़रूर मिलना चाहती हूँ, उनका मकान कहाँ है। यानी तारा कहती है कि मैं बहन तारा से मिलना चाहती हूँ। कनक कहती है और उसका मकान कहाँ है। पचकुहिया रोड वाला मकान पूछती हो ना, मेला देई ने अनुमान प्रकट किया। यानी वो कहती है जो तारा जो है पचकुहिया रोड पर रहती है और वो कहती कि वहाँ का, और अनुमान व्यक्त किया। मकान बदले 2 साल हो गए, तुम इधर दिल्ली नहीं आई। यानी वो कहती कि मकान बदले तारा को 2 साल हुए हैं और तुम दिल्ली नहीं आई। लगभग 1 बजे 1 बरस का लड़का कन्वेंट स्कूल की साफ पोशाक पहने आ गया। मेला देई ने उसके माथे का पसीना आंचल से पोंछकर कहा, घुल्लू मामी को पौरी पहना कर लेना। यानी वो पैरी पहना यानी पाँव छूना। तो वह आया और घुल्लू आया, स्कूल से आया, कन्वेंट स्कूल से आया, और आने के बाद वहाँ जो भेला देई कहती कि मामी के पैर छूना यानी पैरी पहना यानी पैर छू लेना, ऐसा कहती है। बच्चा बहुत सुंदर था, कनक ने प्यार से उसे गोद में ले लिया। कनक भाभी और मामी के संबंध सुनकर कल्पना में जोड़ तोड़ कर रही थी, यानी सब कुछ वह सुनकर जोड़ तोड़ कर रही थी। रतन खाना खाने के लिए घर आया, यानी रतन जो है खाना खाने के लिए घर आया। गोविंद राम जी किसी काम से मेरठ गए हुए थे, यानी गोविंद राम जो है मेरठ गया था। उसके संध्या विलंब से लौटने की आशा थी, यानी गोविंद राम शाम के समय या संध्या के समय देर से लौटने की आशा थी। रतन ने कनक का परिचय पाकर बहुत आदर और स्नेह से भाभी संबोधन कर पैरी पहना किया। यानी रतन ने भी भाभी है ऐसा सुनकर रतन ने भी उसका स्नेह किया और पैर छुए। समय बैठकर हालचाल पूछने लगा। पूरी की शिकायत की, हमें ब्याह पर नहीं बुलाया। यानी वह रतन ने पूरी की शिकायत की, हमें ब्याह में नहीं बुलाया, विवाह में नहीं बुलाया। फिर वही प्रश्न जो मेला देई ने पूछे थे रतन भी, यानी फिर वह वही पूछने लगा, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है, सब कुछ वह पूछ रहा है। मेला देई ने टोका, रूसी सूखी जो कुछ है खा लो, फिर चाहे सांझ तक बातें करते रहना। यानी वो कहता है कि जो भी रूखी सूखी रोटी है वह खा लो और शाम तक फिर बातें करते रहो। कनक और कंचन के अनेक कस्में खाने पर भेला देई ने उसे भोजन के लिए विवश न किया। यानी वह कनक और कंचन ने बहुत ये किया और बाद में उसने भेला देई ने उसको भोजन करने के लिए विवश नहीं किया। बहू ने एक प्लेट में अंगूर, दूसरी में संतरे और तीसरी में केले भरकर सामने रख दिए। यानी बहू, यानी अभी ये बहू जो है वह शिलो ही है और वह शिलो ही हो गया और शिलो भी है और वह रतन के साथ ही गई थी ना शिलो। तो वह जो है वह वो एक प्लेट में अंगूर और कुछ संतरे लेकर भर कर ले आती है और सामने रख देती है। रतन ने अपने लिए थाली
थाली वहाँ ही मंगवा दी थी, यानी रतन ने भोजन की थाली वहाँ पर मंगवा दी थी। जब तक वह खाता रहा भेला देई कनक कंचन को फल खाते जाने के लिए विवश करती रही, यानी जब तक वह रतन खाना खा रहा है तब तक जो फल खाने के लिए कनक और कंचन को विवश करती रही भेला देई। उनके ना करने पर स्नेह से उलझना दिया, बेटियों हम लोग तो दिल्ली पहुंचकर भी खाने पीने के मामले में पंजाबी बने हैं, तुम पंजाब में रह कर भी नहीं खा पी सकती। यानी वो कहती है कि हम जो है लाहौर से इधर दिल्ली में आए और खाने पीने के मामले एकदम हम पंजाबी की तरह बने हो, और तुम जो है पंजाब में रहकर भी खा पी नहीं रही हो, क्या हो गया है तुम्हें, यानी क्या हो गया है तुम्हें। रतन खा चुका तो कनक ने फिर इच्छा प्रकट की कि तारा का पता दे या साथ चलकर पहुंचा दे, यानी वह रतन का खाना खाना हुआ तो वो कहती है कनक कि तारा का पता दे दीजिए या तारा के घर पर हमें ले चलिए। इस धूप में मैं नहीं जाने दूंगी, काकी बच्ची साथ है, यह कैसे हो सकता है। यानी वो कहती कि इतनी धूप में तो मैं नहीं जाने दूंगी, साथ में बच्ची, और ये कैसे हो सकता है। काकी नींद में झुक रही है, यानी काकी जो है नींद में झुक रही हो बच्ची। हमारे पास जैसी जगह है उसी में आराम करो, यानी जैसी जगह है उसी में आराम करो, सांझ का खाना जल्दी खा लेना फिर जाना। भेला देई ने निर्णय दे दिया, यानी भेला देई कहती है कि शाम का खाना खाकर चले जाना। रतन ने माँ का समर्थन किया, तारा बहन अभी दफ्तर में होगी, 5:15 साढ़े 5 से पहले कभी लौटती नहीं। यानी वो रतन कहता है कि तारा जो है अभी दफ्तर में ऑफिस में होगी और वो 5:15 साढ़े 5 बजे के आसपास लौटती नहीं कभी। आराम कीजिए, अभी बातचीत ही क्या हुई है, 5 बजे चलेंगे, मैं पहुंचा दूंगा। यानी वो रतन कहता है कि अभी समय ही क्या है, बात कीजिए, 5 बजे मैं वहां पर पहुंचा दूंगा। रतन की लड़की पंखे के सामने जाली से ढकी कटोली में सोई हुई थी, यानी जो रतन की जो लड़की है वहां पर सोई हुई थी। दमो ने पलंग पर बिस्तर लगा दिया, मुन्नी और जया को पलंग पर सुलाकर दोनों को जाली ओढ़ा दी। यानी वहाँ पर जो मुन्नी और जया है, यानी जो रतन की बेटी का नाम मुन्नी है और ये जया को, वहाँ पर दोनों को साथ साथ सुला दिया और ऊपर से जाली, यानी जो मच्छरदानी बोलते हैं वह ओढ़ दी, क्योंकि वो मच्छर न काटे। भेला देई ने समीप ही अपने लिए भी खाट डाल दी, यानी भेला देई ने वहाँ पर खाट डाल दी, यानी चारपाई। बातचीत के शोर से बनियों की नींद न टूट जाए इसलिए सब दूसरे कमरे में फर्श पर दरी गच्छे छिपा कर बैठ गए, यानी सभी दरी डालकर बैठ गए। चन्ना ने बक्स से दो घुली धोतियाँ लाकर कनक और कंची को बदल लेने के लिए दे दी। संध्या तक उनकी साड़ियाँ मसल न जाए। रतन सुनाता गया तारा का सिस्टर मर्सी के साथ दरियागंज में रहने का ब्यौरा, भानुदत्त का मामला, कैंप के टूटने के समय दफ्तर में झंझट, तारा का अंडर सेक्रेटरी बन जाना, तारा कितनी मेहनत करती है, उनका लिखा नोट सेक्रेटरी भी नहीं बदल सकता, दफ्तरों में विवशता का बाजार गर्म है, क्लर्क नीचे चाहे जो कुछ कर ले, पर तारा को कोई 10 लाख का लालच देकर भी तिनका नहीं कर। यानी वह तारा की सराहना कर रहा है, तारा के दफ्तर की जो भी बातें होती है वह बता रहा है रतन कनक को। हमारी तो उसने बहुत सहायता की, 16,000 का कर्ज दिलवा दिया, नहीं तो सचमुच डूब जाते। यानी वो रतन कहता है कि तारा ने हमारी सहायता की, उसने 16,000 का जो है कर्ज दिलवा दिया और नहीं तो हम डूब जाते थे। अपनी सब पूंजी मिलाकर इस मकान के लिए नीचे की 134 गज ज़मीन खरीद ली, यानी सब जो भी पैसे थे वह मिलाकर इस दुकान के नीचे की ज़मीन खरीद ली थी, 134 गज। फिर यह ज़मीन रह कर साथ ही 100 गज ज़मीन और ले ली, यानी यह ज़मीन के साथ ही और 100 गज ज़मीन ले ली है। पंजाबी का कलेजा था, सवाए दाम पर ज़मीन खरीद ली थी, यानी वह पंजाबी के कलेजा था, यानी पंजाब के जैसा वह रवैया था, तो वह सवा से दाम पर यानी कि हिम्मत थी अंदर, तो उसने 125 दाम पर ज़मीन खरीद ली थी। दिल्ली वाली हंसते थे, आधा दाम नकदी और आधे पर 12 रुपया सैकड़ा सूद, यानी वह
दिल्ली वाले जो थे हंसते कि आधे जो पैसे है आपने नकदी दिया और आधे पर जो है सैकड़ानी ब्याज रुपया, 12 रुपया सैकड़ानी, 100 रुपये को 12 रुपये ब्याज, ऐसा वह लिया था। भाभी जी 3 दुकानों की नींव भरी गई तो समझो मुश्किल से 2000 रुपया जेब में रह गया था। यानी 2 दुकान दिया और 2 दुकान यदि बनाए तो उसका जो भाड़ा है वह 2000 रुपये आ जाएगा। लोग दुकानों के लिए पेशगी देने आने लगे। पिताजी ने कहा बीच की दुकान के 10,000 और दोनों कोनों की दुकान के 15-15 हज़ार से 1 पैसा कम पगड़ी में नहीं लेंगे। यानी वह जो लोग जो है वह दुकान किराए पर लेने आए तो पिताजी ने कहा कि जो अंदर के जो दुकान है उसके 10,000 और जो कोने की दुकान है कॉर्नर के उसके 15,000 रुपये लेंगे। लोगों ने झकमार रुपए दिए, यानी लोगों ने पैसे दिए और वहाँ पर किराया भी तीनों दुकानों का 700 तय हो गया। यानी वह डिपॉइस 15,000 और 10,000, अंदर के दुकानों का डिपॉइस 10,000 था और कॉर्नर की दुकान का 15,000 लोगों ने दिया और ऊपर से जो उसका किराया है वह किराया भी 700 रुपये तय हुआ। सारी रात घास जला कर खुद खड़े रह कर काम कराया, यानी सारी रात वहाँ पर खड़े रहकर काम कराया। 3 महीने में दुकानें खड़ी कर दी। पिछले साल यह कमरे बना लिए, उधर का हिस्सा 125 पर किराए पर दे दिया। यानी वो कहता है कि रतन जो भी मेहनत करके हमने जो कुछ वह खड़ा किया है वह बता रहा है। हमें 12 रुपया सैकड़ा सूद क्या पूरा है, तीसरी मंजिल पूरी हो जाए तो महीने का 150 कहीं। यानी वो कहता है कि जो 12 रुपये जो ब्याज है वह क्या है, तीसरी मंजिल यदि बन जाए तो वह भी हो जाएगा। पहले मैं गंजेदर सिंह के साथ एक आना पत्ती पर काम कर रहा था। यानी पहले जो है गजेंद्र के साथ वह गजेंद्र सिंह के साथ एक आना पत्ती पर काम करता था। मजबूरी थी। इस साल मैंने किस्तों पर ट्रक ले लिया, यानी इस साल वह किस्तों पर ट्रक ले लिया, यानी वह फाइनेंस पर ट्रक ले लिया। गजेंद्र हाथ जोड़ने लगा। मैंने कहा अच्छा मेरा ट्रक भी चलेगा, 3 आना पत्ती दे देना। यानी वो कहता है कि आप वो गजेंद्र को कहता है कि मेरा ट्रक भी चलेगा और तू मुझे 3 आना पत्ती दे देना। रतन ने देखा व्यवसाय की बात में कनक को रुचि नहीं हो रही थी, यानी कनक को रुचि नहीं हो रही थी व्यवसाय की बातें में। कंचन 2 बार मुंह फेर कर जमाई लेकर एंगजू क्यूसी कह चुकी थी, यानी वहाँ पर कंचन को भी आलस आ रहा था। फिर भी रतन बोला भाभी जी रुपए पैसे की बात उतनी नहीं होती चन्ना की तो जान ही तारा ने बचा दी। यानी वो कहता है कि रुपए पैसे की बात जो है यह ज़्यादा नहीं होती और यानी रुपए पैसे नहीं थे और चन्ना जो था उसकी जान भी तारा ने बचा दी। उसी की कृपा से यह घर बसा है। मैंने तो कॉल कर लिया था कि ब्याह नहीं करूँगा। यानी वो कहता है रतन कि मैंने तो यानी उसी की कृपा से यह घर बसा है और मैंने तो कहा था कि ब्याह नहीं करूँगा, शादी नहीं करूँगा। चन्ना लज्जा कर चली गई, यानी चन्ना जो है लज्जा कर चली गई। कनक ने मौन प्रश्न से रतन की ओर देखा, यानी कनक ने मौन प्रश्न से रतन की ओर देखा। रतन मुस्कुराकर कहा पहचाना नहीं, चन्ना तारा की बहन शीलो ही तो है। यानी वो कहती है कि रतन ने मुस्कुराकर कनक को कहा कि ये इसको पहचाना नहीं, चन्ना जो है वह तारा की बहन शिलोई है। तारा समय पर पहुंचकर बचा न लेती तो यह खुदकुशी कर लेती, यानी तारा जो है समय पर न जाती तो वह शिलो जो है अभी उसने रतन के यहाँ चन्ना नाम रख दिया है और वह समय पर न जाती तो वह शिलो जो है खुदकुशी कर देती, यानी आत्महत्या करती। कनक के रोए खड़े हुए, यानी कनक के रोंगटे खड़े हो गए। रतन कहता गया हमारा आप दोहरा रिश्ता है, आप मेरी दोहरी भाभी है। यानी वो कहता है रतन अभी हमारा दोहरा रिश्ता, यानी 2 तरफ से रिश्ता है, आप जो हो दोनों तरफ से मेरी भाभी लगती हो, ऐसा वो कह रहा है। कनक कुछ कह न सकी, ज़रा मुस्कुरा कर रह गई, यानी कनक कुछ न कही और मुस्कुरा कर रह गई। रतन उठकर खड़ा हो गया। भाभी जी मुझे ज़रा देर के लिए जाना है, आप कुछ देर झपकी ले ले, 5 बजे आकर ले चलूँगा। नीचे दुकान से तारा बहन को
फ़ोन भी कर देता हूँ। यानी वो कहता है, रतन कहता है कि मुझे थोड़ा काम है, जाना है, नीचे दुकान में जाकर तारा को फ़ोन भी करना है। कनक को झपकी यानी नींद कनक को झपकी क्या आती, मस्तिष्क अजीब भूल भुलैया में उलझ गया था। किशोर चंद और पूरी की चिंता और क्रोध यानी वह तारा को नींद क्या आती, उसके मस्तिष्क में और भी विचारों की झुंझलाहट उठने लगी और वो किशोर चंद और पूरी की चिंता मन में क्रोध कर रही थी। वहाँ तो शीलो के घर पहुँच गई थी, यानी वह सीधा शीलो के पास ही गई थी। शीलो को बहुत संतुष्ट देख रही थी। ऐसी परिस्थिति में मोहनलाल और किशोर चंद की बात कैसे उठती, यानी शीलो जो थी प्रसन्न थी, खुश थी, और वह ऐसी उसकी खुशी देखकर शीलो की वह मोहनलाल और किशोर चंद की बात कैसे उठाती, कैसे करती। शीलो ने फिर कनक के पास आकर पूछा, भाभी जी चाय पियोगी या शिकंज बिंग, यानी वह कहती है शीलो कनक के पास आकर, भाभी जी चाय पियोगी या शिकंज कंज या शिकंज बिन यानी कुछ ठंडा होगा। न कनक ने उसे बाहर से पकड़कर बैठाया और पूछ लिया, मुझे बहुत खुशी है, बता दो यह सब कैसे हुआ। यानी वह कहती है कनक ने उसे बाहा में पटकर बिठा दिया और स्नेह से पूछ लिया कि बताओ यह कैसे हुआ। शीलो सिर झुकाए मौन रह गई। कनक ने दोबारा पूछने पर उसने धीमे से कहा दिया, तारा बता देगी। यानी वह शीलो जो है वह सिर झुकाए मौन में खड़ी रही और फिर वह पूछने लगी तो वो कहती है धीमे से कि तारा बता देगी। रतन 5:15 के लगभग आ गया, यानी रतन जो है 5:15 बजे के आसपास आ गया। फिर कनक और कंचन का सत्कार आरंभ हो गया, यानी फिर कनक और कंचन का सत्कार आरंभ हो गया। पकोड़े, कुल्फी, फालूदा आ गए। कनक को इस समय एक प्याली चाय का अभ्यास था, यानी कनक को इस समय चाय पीने के लिए अभ्यास था, यानी चाय पीने का प्रयास था। पर इतने तकल्लुफ़ में एक और फरमाइश कैसे कर देती, यानी इतने तकल्लुफ़, इतनी परवरिश के बावजूद एक प्याला चाय बनाने की कैसे कर देती। जया का फ्रॉक कुल्फ़ी से कच्चे हो गया था, यानी जया के फ्रॉक जो था उस पर कुल्फ़ी गिर गई थी। कंची थैले में उसके लिए फ्रॉक जांघिया रख लाई थी, यानी कंची ने जया के लिए दूसरे कपड़े लाए थे। चलने से पहले उसके कपड़े बदलकर कंघी की, यानी जाने से पहले उस जया के कपड़े बदले और फिर कंघी की, यानी बाल बनाए। कनक चलने लगी तो काफ़ी विवाद खड़ा हो गया। भेला देई कनक को साड़ी और 10 रुपये देना चाहती थी, यानी वो कनक चलने लगी तो भेला देई जो है कनक को 10 रुपये और साड़ी देना चाहती थी। कनक का संकोच और इनकार किसी तरह नहीं चल सका, यानी कनक इनकार करती गई लेकिन उसका इनकार कुछ नहीं कर सक गया। भेला देई ने उसको 10 रुपये और साड़ी दे दी। कनक गुल्लू के हाथ में और छोटी मुन्नी की मुट्ठी में 5-5 के नोट देने लगी, यानी कनक ने भी उसके हाथ में 5-5 के नोट दे दिए, गुल्लू और मुन्नी के हाथ में। शीलो कनक को तकल्लुफ़ के लिए रोक रही थी, परंतु सोए जया के हाथ में नोट थमा रही थी, यानी वो शीलो जो है तकल्लुफ़ के लिए नहीं मत दीजिए पैसे कर रही थी और वहाँ सोए भी जया के हाथ में पैसे दे रही थी। काफ़ी कहाँ सुनी के बाद रुपयों की अदला बदली हो गई, यानी काफ़ी नहीं चाहिए ऐसा करते हुए भी पैसे की अदला बदली बच्चों की तरफ से हुई। रतन के मकान से नीचे उतरकर कनक ने देखा दोपहर की नींद सोया हुआ बाजार जाग उठा था, यानी कनक जो है वहाँ मकान से नीचे आई तो दोपहर में सब कुछ सन्नाटा था और वो दुकानों पर भीड़ लगी हुई थी। स्त्री पुरुषों से कंधे रगड़े बिना 10 कदम चल पाना कठिन था। लाहौर में लोगों को अच्छा पहनने ओढ़ने का शौक था, पर अब दिल्ली में वे उसे भी ज़्यादा अच्छा पहन कर दिखा रहे थे। कनक को लग रहा था वह जालंधर शहर से नहीं गांव से दिल्ली में आ गई है, यानी वो दिल्ली में यहाँ वहाँ के लोग आए और वो जो भी पुराना लाहौर के पुराने लोगों का जो भी पहनावा था, जो भी पोशाक थे, उन्होंने छोड़ दिए थे और दिल्ली में आकर एक नए ढंग के वस्त्र कपड़े पहनने लगे थे। और वो कनक को लग रहा था कि मैं जालंधर शहर से नहीं किसी गाँव से दिल्ली आई हूँ, ऐसा उसको लग रहा था, यानी काफ़ी परिवर्तन हुआ था। रतन जानता था तारा अपने परिवार से दूर ही रहना चाहती थी। 30 बरस पहले उसने पूरी का पत्र 3 बरस पहले उसने पूरी का पत्र उसके यहाँ पहुँचाया था तो वह पुलकित नहीं हुई थी, यानी वह रतन जानता था तारा जो है अपने परिवार से दूर रहना चाहती थी और वह 3 बरस पहले रतन ने पुल का पत्र उसे दिया था, लेकिन उसने उस पर कुछ उत्तर नहीं दिया। कनक से मिलने के बाद उसने तुरंत तारा के दफ्तर में फ़ोन करके कनक को घर पर ले आने की अनुमति मांगी, यानी वह
रतन ने कनक के ऑफिस में फ़ोन किया और तुरंत उसको घर पर लाने की अनुमति मांगी। बता दिया था कनक उसके घर पर ही थी। चन्ना के बारे में उसे बता दिया था। चन्ना से बहुत अच्छी तरह बोली। गुल्लू और मुन्नी यानी सब कुछ जो भी हुआ वह बता रहा है रतन। तारा को उस संध्या मिसेज अग्रवाला ने बुला रखा था। सोचा उन्हें फ़ोन कर देगी, यानी तारा को मिसेज अग्रवाला ने बुलाया था और तारा सोच रही कि उसको फ़ोन कर कर बता देगी। मन में कल्पना विकल्पना करती रही, मिलने आने का क्या प्रयोजन हो सकता है। यानी मन में तारा के मन में विचार आ रहे कि ऐसे अचानक कनक का मिलने आना क्या प्रयोजन हो सकता है, क्या ये हो सकता है व्यवस्था, क्या विचार हो सकता है, मुझे क्या भय है। यानी वो तारा कहती कि मुझे क्या भय है, सोमराज से मुझे क्या मतलब, वह घर में अपनी भाभी को रखे हुए है, मेरी बला से यही कोई संदेश, तो इस बार स्पष्ट उत्तर देना ही ठीक होगा। यानी तारा कहती कि मुझे सोमराज से कोई मतलब नहीं है, उसने तो उसके खुद के भाभी को ही साथ में रखा है और मुझे इस बार तो मैं स्पष्ट उत्तर दे दूंगी कि मुझे कोई ये नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।